नमस्कार, यह है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। जबलपुर में एक रेल कर्मी की हत्या कर दी गई, जबकि उसके बेटे का शव कमरे में फ्रिज में रखा मिला। घटना के दौरान रेल कर्मी की बेटी के मोबाइल से रिश्तेदारों को एक वॉइस मैसेज भेजा गया था। घटना 15 मार्च की है। सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस को जांच में सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे। मामले में जिस नाबालिग लड़की ने अपने पिता और भाई की हत्या का वॉइस मैसेज अपने चाचा को भेजा था, वही हत्या के आरोपी के साथ हाथ में हाथ डाले स्कूटर से शहर छोड़कर भागती हुई नजर आ रही है। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर 2023 में आरोपी मुकुल और राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी प्रेम प्रसंग के चलते भाग गए थे। मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था और फिर मुकुल को जेल भेज दिया गया था। 1 माह की जेल होने के बाद मुकुल कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। वहीं राजकुमार ने भी अपनी बेटी को फटकार लगाई थी और भविष्य में आरोपी मुकुल से न मिलने की चेतावनी दी थी। पर बीते 15 मार्च को पिता और बेटे की हत्या कर दी गई और लड़की आरोपी मुकुल के साथ देखी गई। अब सवाल यह कि क्या प्यार में पागल किशोरी ने पिता और भाई का कत्ल करवाया और फिर फ्रिज में शव रखकर फरार हो गई? क्या है यह पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ऐसी परिस्थिति में क्रिमिनल माइंडसेट को भी। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे आपका परिचय कराएंगे और तमाम सवालों को टटोलेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिस वजह से एक लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पिता और भाई की हत्या की, या फिर कोई और मामला है। इस मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव चौधरी जी जबलपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोरोग चिकित्सक हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, क्या है इस मामले में अपडेट, इस मामले को कैसे समझे? अमृत, अभी दोनों ही जो है नाबालिग बेटी और जो उसका प्रेमी है मुकुल, वो दोनों फरार है। पुलिस ने बहुत सारी टीमों को लगा के रखा है और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में उनकी अंतिम लोकेशन मिली थी। उनकी अंतिम लोकेशन को भी बताना इसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो अलर्ट हो सकते हैं। तो पुलिस ने काफ़ी सारी अपना जाल बिछा कर रखा है, लेकिन वो इतने शातिर हैं और इतने बहुत दिमाग के साथ भाग रहे हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल, दोनों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। लड़की तो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के चली गई थी, वो एक अपना मोबाइल, अपनी मदर का एक मोबाइल जो पुराना था वो लेके गई है और अभी तक दोनों ने अपना मोबाइल ऑन नहीं किया है। इसके बाद वो जहाँ जहाँ भी हो सकता है वो ऐसे काम कर रहे हैं ताकि पुलिस उनका ठिकाना ना खोज सके, जिसका कुछ उदाहरण उन्होंने जबलपुर में ही दे दिए थे कि वो अपनी गाड़ी को उन्होंने स्टेशन पे रखा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उन्होंने एंट्री की, फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आए, वहाँ से निकल के वो बस स्टैंड पहुँचे, बस स्टैंड से एक बस ली, थोड़ी दूर उतरने के बाद दूसरी बस ली और फिर वो कटनी पहुँच गए। तो इस तरह से वो अभी तक जितना भी एक्ट कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान लगा के कर रहे हैं ताकि वो पुलिस की गिरफ्त में बहुत आसानी से ना आ सकें। तो ये तो एक मूल बात है। अभी पुलिस उनके पीछे है कि जहाँ जहाँ भी सुराग मिल रहे हैं वहाँ हो सकता है। अब जो लड़का मुकुल है, उसके पिता, उसकी माता और उसकी बहन भी घर से गायब हैं। सिर्फ एक भाई है जिसको पुलिस ने अभी अपनी कस्टडी में लेके रखा है, उसी से कुछ पूछताछ की जा रही है। जो मुकुल के दोस्त है वो भी बताने की कुछ बहुत स्थिति में नहीं है। तो अब चूंकि पूरा परिवार चला गया, मदर की डेथ कुछ महीने पहले हो गई थी, पिता और बेटे की भी डेथ हो गई है और जो नाबालिग लड़की है वो जिसने वॉइस मैसेज करके किया था, तो ऐसा लग रहा था कि ये शामिल नहीं है, इसका अपहरण हुआ होगा। लेकिन जब आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो जिस तरह से साथ में गई है, तो अब ये तो ऐसी पुलिस को संभावना है कि वो इस मर्डर में शामिल है। उन्होंने ऑनलाइन वेपन, हथियार मंगाए थे जो बका कहलाता है, उससे मर्डर किए जाने की संभावना है। तो कुल मिला के अभी तक की जो स्टोरी है उसमें ये समझ में आ रहा है कि इसका पूरा जो लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसका इस हत्याकांड में हाथ है।
आप देखिए, हत्या के 5 घंटे तक वो उसी घर में रहे हैं और जाने के पहले उन्होंने दूध लिया है और उसके बाद चाय बनाई है, नाश्ता किया है, जिसके जूठे बर्तन भी वहां पर मिले हैं। मतलब उनमें इस बात का कोई डर नहीं था। एक हत्या के बाद, खून देखने के बाद लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर वो दोनों ना तो डरे ना घबराए। उन्होंने अपने कपड़े बदले, तैयार हुए, नए कपड़े पहने और आसानी से वो निकल गए। तो अमृत, ये तो बड़ा सोचा समझा अभी तक तो मर्डर समझ में आ रहा है। फिर जब पुलिस दोनों को पकड़ के लाएगी, उसके बाद क्या नई परतें खुलती हैं वो जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा लगता है जैसे ये वेल प्लान्ड मर्डर है। बहरहाल आशंकाएं गहराती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका यादव जी, मनोरोग चिकित्सक फोर्टिस, हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आप इस मामले को कैसे समझती है? मेरा एक अहम सवाल यहां पर है कि एक कपल का पुलिस से बचना आसान है एक मर्डरर के मुकाबले। तो अगर उन्हें भागना ही है, अगर उसे अपने प्रेमी के साथ ही बाकी की जिंदगी बितानी है, तो वो मर्डर करके क्यों भागेगी? वो ऐसे भी भाग सकती थी। लेकिन इसके पीछे की वजह फिलहाल आप क्या कुछ समझ रही हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो? अगर हम इसे साइकोलॉजिकली देखें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने बताया कि पहले भी ये जो युवक हैं ये क्राइम्स कमिट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू डेफिनेटली है यहाँ पे, जिसे सही से शायद टाइमली एड्रेस नहीं किया गया। और आप बता रहे हैं कि बच्ची जो है वो नाबालिग है, तो ऐसे में जो दिमाग होता है बहुत इम्प्रेशनेबल होता है। ऐसे में अगर आप कोई बहुत एक्सट्रीम इमोशंस महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप लव में हैं, प्यार है, तो आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को फॉलो करने लगते हैं। तो अभी हालांकि वजह तो सामने नहीं आई है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है, पर साइकोलॉजिकली लगता है कि कुछ मेंटल हेल्थ इशू डेफिनेटली था। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोहर वर्मा जी, रिटायर्ड डीआईजी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले को अगर हम समझें सर, तो आप कैसे देखते हैं? क्या इस मामले में अगर ऐसा है तो आगे चीजें की जाएंगी, और पुलिस की तरफ से क्या कुछ चीजें इस मामले में खासकर की जाएंगी, जब यहाँ एक नाबालिग बच्ची का मामला है, उसके फादर और उसकी एक भाई का मर्डर हुआ है, माना जा रहा है कि वो आरोपी के साथ जा रही है, तो वो भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। देखिए, अब ये तो एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घट चुकी है। और जैसा कि अभी तक पता लगा है, संजीव जी भी बता रहे थे, तो इस प्रकरण में ये लड़की भी शामिल ही है। भले ही इसका जो भूमिका है वो भूमिका किसी भी स्तर की रही हो, किंतु ये को एक्यूज्ड इस घटनाक्रम में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बड़ी जो दुख की बात है वो यह है कि उसने अपने भाई और पिता दोनों का मर्डर किया। तो ये एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है कि एक इतनी छोटी उम्र की लड़की अपने पिता और भाई दोनों का मर्डर करे। जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। खैर, यहां पर संजीव जी, आपसे जरा ये समझने की कोशिश करेंगे, जिस बच्चे का मर्डर हुआ है सर, उसकी उम्र तो कम है, तो अगर ऐसा है कि पिता से डर है या फिर पिता से कोई मुश्किल है उस बच्ची को, और उस बच्ची और उसके भाई के बीच एज गैप को अगर हम समझे तो ये 5 साल है, तो संजीव जी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपने भाई का भी कत्ल कर दिया या करवा दिया? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई भी कत्ल या हत्या की जाती है, तो जो हत्यारा होता है वो अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ना चाहता, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। तो जी, ये देखिए, बच्चा 9 साल का था, इतना छोटा नहीं था कि वो कुछ ना देख सके ना कुछ बोल सके। तो अगर ये हत्या हुई है, तो ये भी संभावना है कि इस जो उसका भाई है उसने हत्या करते हुए देखा या सुना हो। तो ऐसी संभावनाओं में हमेशा जो भी चश्मदीद होते हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाता। ऐसी जो अपराध विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। और दूसरी बात, ये काम दहशत में भी होता है। कई बार जब आपने किसी एक की हत्या कर दी, तो आप ये देखते हैं कि और कौन कौन है जो है उस सबको ख़त्म कर देते हैं। और फिर ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति या सुराग बच पाए, तो इस तरह से इन्होंने निकल गए। इस मामले में एक जो सबसे बड़ा पैच है, जिस पे अभी पुलिस भी कोई
अपनी थ्योरी नहीं बना पा रही है, ना बता पा रही है। वो ये है कि यदि लड़की इन्वॉल्व है तो उसने वाइज मैसेज अपने चाचा को करके क्यों बताया कि मुकुल ने हत्या कर दी है। इसके पीछे जो अपराध विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि ये भी इनकी सोची समझी साजिश हो सकती है कि उसने अपने चाचा को, जो शहर के बाहर रहते हैं, उन्हें नर्मदापुरम में मैसेज करके बताया ताकि ऐसा प्रतीत हो कि या तो लड़की का अपहरण हुआ है या वो इस कांड में इन्वॉल्व नहीं है। शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि अब शहर भर में जो सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, उस सीसीटीवी कैमरे से उनके आने जाने की, उनके साथ में घूमने की, एक स्कूटी पर बैठकर जाने की तस्वीरें कैद हो जाएंगी और वो पुलिस को मिल जाएंगी। तो संभव है इस थ्योरी पे भी काम किया गया हो इन दोनों के द्वारा कि अगर वो स्वयं बता रहे हैं तो जब बाद में मामला आए तो वो ये साबित कर सके कि जो लड़की है वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, उसने स्वयं ही अपने चाचा को फ़ोन करके बताया था जी। अगर वो, चूंकि उसने आज जो मैसेज सुबह किया था वो मैसेज 12 बजे रीड किया गया या सुना गया, यदि वो मैसेज सुबह ही सुन लिया जाता और सुबह ही तुरंत ही फ़ोन करके जबलपुर वाले रिश्तेदारों को सूचना मिलती, वो पहुंच जाते, तो शायद ये लोग ना भाग पाते, क्योंकि ये 12 बजे के बाद भागे हैं। तो 12 बजे तक, ये सुबह 7 बजे से 5 घंटे तक उन 2 लाशों को ठिकाने लगाने में लगे थे। इन्होंने एक लाश को तो फ्रिज में डाल दिया था और दूसरी जो लाश थी उनके पिता की, वो ये प्रयास किए जा रहे थे, जैसे कि कई सारी टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता है, कई सारी अन्य अपराधों में भी है कि उस लाश को काट के या टुकड़े करके या पॉलीथीन में पैक करके कहीं फेंक दिया जाए या डिस्पोज कर दिया जाए। तो तैयारी इनकी इस तरह की भी थी। चूँकि जो लड़का है वो जिम जाता है, उसके बॉडी बिल्डिंग करता है, तो वो एक मजबूत उसके शरीर है, जिस कारण से उसने आसानी से विश्वकर्मा जो है मृतक, उनके ऊपर, राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर उसने काबू पाया और ये हत्या को अंजाम दिया। तो बहुत, जो भी मेरी एसपी जो हमारे आदित्य प्रताप सिंह है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत सोचा समझा मर्डर है और इस जिस तरह से ऑनलाइन हथियार मंगाए गए हैं और उसके बाद हत्या की गई है, मतलब ये सोच के रखे थे। अब इस सोच में सिर्फ लड़का शामिल है या उसमें उस लड़की का भी पूरा उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना लड़के का है, ये लौट के आएंगे जब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल, अभी तक तो ये एक वेल प्लान्ड मर्डर जैसा लगता है संजीव जी। अब जरा समझते हैं मनोहर वर्मा जी, आफ्टर अरेस्टिंग सर क्या कुछ प्रोसीजर होंगे, क्या कुछ होता है अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है? तो सवाल इस वजह से क्योंकि लड़की अभी 18 साल की नहीं है, उसकी उम्र 16 साल है। होंगे तो इस पूरे घटनाक्रम में दोनों से डिटेल्ड पूछताछ कर उनका जो स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को पुलिस वेरीफाई करेगी और उस स्टेटमेंट को कोरोबरेट करते हुए फिर बहुत सारे एविडेंसेस इसमें कलेक्ट होंगे। ये एविडेंसेस कुछ तो ऑरल होंगे जो कि गवाह होंगे, कुछ चश्मदीद लोग हो सकते हैं, कुछ सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस को कनेक्ट करने वाले लोग हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स इस घटना में इन्वॉल्व हुए हैं घटना कारित करने में, वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीजर होंगे। वो सीजर होने के बाद वो कहाँ से आए हैं, किस तरह से आए हैं, उसको देखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम की जो कड़ी है उस कड़ी को जोड़ा जाएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा मोटिव, उद्देश्य, कि इस घटना को करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था। क्योंकि अगर मोटिव नहीं है किसी घटनाक्रम का तो फिर आरोपी के खिलाफ उस आरोप को प्रमाणित करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मोटिव देखेंगे कि ये लड़के और लड़की के बीच किस तरह के संबंध थे, उन संबंधों को लेकर लड़की के पिता ने क्या क्या ऑब्जेक्शंस किए थे और वो कितने एडमेंट थे कि ये लड़के और लड़की के बीच के जो संबंध है वो विच्छेद हो जाएं। तो वो सारा जो पिछला पृष्ठभूमि है इस घटनाक्रम की, उस सब के एविडेंसेस कलेक्ट होंगे। वो एविडेंस कलेक्ट होने के बाद में फिर ये जो हमारे टेलीफोनिकली
टॉक्स जो हुई हैं, मैसेजेस जो हुए हैं, तो ये सारे के सारे एविडेंसेस भी कलेक्ट होंगे जो कनेक्ट करेंगे कि इनको इस पूरे घटनाक्रम में और किस किस व्यक्ति ने मदद की है, और इसमें लड़की और लड़के के बीच किस तरह से इस घटनाक्रम को करने की प्लानिंग हुई है और किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया है। तो शुरुआत, ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसको किस तरह से प्लान किया गया, प्लानिंग जी। में कौन कौन लोग शामिल हैं, और वो प्लान को फिर इन्होंने एग्जीक्यूट कैसे किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर जब ये एब्सकॉन्ड किए हैं तो इस घटना के बारे में इन्होंने कहां कहां पर किससे क्या बात की, वो सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशंस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरह से ये घटनाक्रम में वो एक एक कड़ी को जोड़ने वाले एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, और वो कलेक्ट होने के बाद फिर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होगा। निश्चित तौर पे चूंकि लड़की की उम्र अभी कम है, तो जब माननीय न्यायालय में ये विचारण में जाएगा तो उसका फायदा निश्चित तौर पर लड़की को मिलेगा, लेकिन सजा जो है वो जी। तो निर्भर करेगी इस बात पर कि इन एविडेंसेस को कितना निर्विवाद रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रमाणित किया जाता है। सर, क्या बाल सुधार गृह भेजेंगे या फिर जेल में भेजेंगे, क्योंकि उसके सामने एक पूरी जिंदगी है अभी। हालांकि उसने जुर्म तो किया ही है, उसे सजा मिलनी चाहिए अगर उसने ऐसा किया है तो, लेकिन आगे के लिए जो उसकी बची जिंदगी होगी, अगर उसे कुछ दिन जेल में रहने के बाद जब फ्री किया जाएगा तो क्या होगा? क्या उसे सुधार गृह में भेजेंगे, जेल भेजेंगे, और वहां पर कैसे होंगे इंतजाम? देखिए, इसमें एक पॉइंट ये भी है, वो सरकारी गवाह भी बन सकती है। अगर उसका इस पूरे घटनाक्रम में कुछ इस तरह से भूमिका आती है कि वो इस लड़के को मना कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं करना है, और उसके बाद उसने, लड़के ने ही इंसिस्ट किया और इस घटनाक्रम को किया, तो एक ये भी क्लॉज रहेगा। लेकिन ये सब पता लगेगा जब लड़की और लड़का दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। और इस मामले में निश्चित तौर पर जब माननीय न्यायालय में आरोप प्रमाणित होंगे, तो चूंकि इसकी उम्र कम है तो उसका भी माननीय न्यायालय ध्यान रखेंगे, और उसी अनुपात में उसे सजा भी मिलेगी, ताकि ये अपने आने वाले आगामी जीवन को फिर नए सिरे से शुरुआत कर सके। लेकिन सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को, कि हमें अपने बच्चों के साथ मित्रता करनी होगी। क्योंकि देखिए, जब से ये न्यूक्लियस फैमिलीज हुई हैं, जब से हम लोग अलग अलग रहने लगे, अकेले रहने लगे हैं, और इस केस में तो आप देखिए इसकी तो माँ भी नहीं थी, तो लड़की बात करे तो करे किससे? और अगर उसको लड़के के साथ में किसी तरह से मित्रता हुई थी और पिताजी अगर एकदम एडिमेंट होकर के उसको रोक देंगे, तो उसकी मन की जो बातें हैं, उसकी मन की जो पीड़ा है, वो किससे शेयर करेगी? तो अल्टीमेटली हमें अपने बच्चों के साथ मित्र बनना पड़ेगा, उनको इतनी फ्रीडम देना होगी कि वो अपने मन की सारी बात हमसे निश्चिंत होकर के कर सकें। जब वो इतना फ्री फील करेंगे तो ना ही कोई उन्हें ब्लैकमेल कर पाएगा, ना ही उन्हें सलाह लेने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा बच्चों के इस युग को, ये जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी कैसा सोचती है, वो किन परिस्थितियों में जी रही है, और उनकी खुद की क्या समस्याएं हैं। जब हम उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर उनको नहीं सोचेंगे, समझेंगे, तब तक हम बच्चों के साथ ना अच्छे मित्र बन पाएंगे, ना उनके लिए हम अच्छे भविष्य को तय कर पाएंगे। हम कई बार ये सोचते हैं कि अरे ये लड़का गलत है, इस समाज का है, उस समाज का है, ठीक कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, इसके साथ नहीं मिलना जुलना है। ठीक है, तुम्हारा पॉइंट अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन जब आप मित्र बन के अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ में वार्ता करेंगे, उनके साथ एक विश्वास का स्तर कायम करेंगे, तब फिर वो निश्चित तौर पे गुण दोष के आधार पे आपकी बात को भी सुनना समझना शुरू करेंगे। तो ये सर बहुत जरूरी है, अन्यथा ये घटना तो घट गई है, आगे इस तरह की और घटनाएं ना हो, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। यहाँ तो डबल मर्डर का मामला है, कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं और अक्सर आते हैं जहां पर बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, तो इसे भी समझना बेहद खास होगा। प्रियंका यादव जी, कैसे पहचाने, कैसे सुधार करें? ये जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति आती है तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? इस मामले को अगर हम एक साइकोलॉजिकल वे में अगर हम समझना चाहें तो। राइट, तो बहुत जरूरी है समझना कि ये जो यंगस्टर्स हैं, इनमें क्राइम के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और उसमें सुधार करना है। पहला है गरीबी। अक्सर देखा गया है कि
टाइम वहां से ज्यादा आ रहा है जहाँ पे गरीबी ज्यादा है, जहाँ एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, यानी कि स्कूल के प्रोग्राम्स उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिर अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे उन फैमिलीज से आते हैं जो कि टूट गई हैं, जिनमें पेरेंट्स अकेले हैं, या फिर उन्होंने अपने घर में ही वायलेंस देखा है। लेट्स से जो पिताजी हैं वो शराब पीते हैं और मार पिटाई देखी है, या उनके साथ भी अब्यूज हुआ है, उनके साथ भी ऐसी चीजें हो रखी हैं बच्चों के साथ, वहां पे क्रिमिनल माइंडसेट ज्यादा देखा गया है। फिर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है बच्चों में जो बचपन से ही उनके बिहेवियर्स में दिख जाती है। अगर उन्हें टाइमली हम देख लें और साइकेट्रिक हेल्प दे सकें तो बच्चे ठीक भी हो सकते हैं। जैसे कि एडीएचडी हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, ऐसे बच्चे अक्सर स्कूल में भी नियम कानून तोड़ते हुए मिलते हैं। अक्सर देखा गया है कि उनका जानवरों के प्रति बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। कई बार देखा गया कि बचपन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं कि उन्होंने आग लगा दी है। ये सारे छोटे 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 लक्षण हैं जो बता रहे हैं कि क्रिमिनल माइंडसेट पैदा हो रहा है, और उसमें हम अगर टाइमली कुछ कर सकें तो ये बच्चे अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जी। एक जो पॉइंट मनोहर जी ने कहा कि पेरेंट्स जिस तरीके से बच्चों को डील कर रहे हैं वो हमें सुधारना होगा, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी गाइडेंस जो है वो बहुत कम हो गया है बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत अकेला फील कर रहे हैं और इंटरनेट पे उनको सारी चीजें अवेलेबल हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता होना, बहुत ऐसा रिश्ता कि वो आके आपसे सारी बातें कर सकें। और स्कूल में भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे कि काउंसलर्स हो, वो ये समझ सकें कि स्कूल में बच्चों में अगर कोई भी परेशानी जी पैदा हो रही है तो उसको वहां पर ही हम उसके लिए कुछ कर बिल्कुल सकें। प्रियंका जी, लेकिन आजकल एक वर्ड चलन में है रेड फ्लैग, तो कब समझे? आमतौर पर बच्चों के साथ तो शिकायत होती है, स्कूलों में झगड़े कर लिए उन्होंने, कुछ चीजें कर दी, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी चीजें बचपन में हुई हैं, लेकिन इसे कब समझें कि ये खतरे की घंटी है? कब पेरेंट्स को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? जब आपको लगे कि आपके बच्चे में कुछ बदलाव आ रहे हैं जो कि लगातार आ रहे हैं, जैसे कि आपको लगे कि एकदम से आपका बच्चा नियम कानून नहीं मान रहा है, उसका मूड अपसेट रहता है, छोटी छोटी बातों पे वो चिढ़ रहा है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, वो आपसे दूर हो रहा है, कट रहा है, आपसे झूठ बोलने लगा है, या स्कूल से कंप्लेन्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो बच्चे को ब्लेम करने की बजाय समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अक्सर यंगस्टर्स में या टीनेजर्स में यही लक्षण है कि उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हो रही हैं, या वो नशे की तरफ जा रहे हैं, या उनका पीयर ग्रुप खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरीके की मानसिक परेशानियां स्टार्ट हो रही हैं। अगर हम ये चीज समझ सकें तो हम उन्हें टाइमली दवा दे सकते हैं, थेरेपी दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, जिससे वो एक सही रास्ता चुन सकते हैं। ठीक तो है मुझे प्रियंका लगता जी, है कि ये प्रियंका समझना जी, बहुत जरूरी है। लेकिन मौजूदा वक्त में आमतौर पर दूसरी बीमारियां होती हैं तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर ऐसी चीजों को लोग छुपाते भी हैं। तो आप फोर्टिस में हैं, आप ऐसे कितने मामले देखती हैं जहां पर पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं? क्या वाकई जागरूकता है या भी उसकी कमी महसूस होती है आपको? एक शॉर्ट कमेंट चाहेंगे आपसे प्रियंका जी। जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से तो बहुत सुधार है, तब से, क्योंकि अब हम बात करते हैं, मानसिक परेशानियों की बात करते हैं, अवेयरनेस एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। तो हाँ, पहले जितना था उससे तो बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स लेकर आते हैं, स्कूल में भी काउंसलर्स रेफर करते हैं ऐसे बच्चों को जिनमें भी बिहेवियर का कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इस माध्यम के द्वारा अपील करना चाहूंगी कि मानसिक हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को प्लीज ध्यान रखें। बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप उनकी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मनोहर वर्मा जी, महकमे में एक लंबा तजुर्बा रहा है सर, आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे। ये जो सीसीटीवी फुटेज है या जो अब तक के मामले हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ कोई और भी एंगल निकल सकता है, या जो चांसेस अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं यही आगे भी प्रूफ होने वाला है? सर देखिए, अभी तक तो जितना एविडेंस सामने आया है उसमें यही एंगल लग रहा है जो अभी विस्तृत रूप से संजीव जी ने बताया, जो कि पुलिस अधीक्षक ने शेयर किया है उनके साथ में। तो अभी तक तो वही एंगल लग रहा है, किंतु निश्चित तौर पे अगर इनके कोई और को एसोसिएट्स हैं और कोई और ऐसे लोग हैं जो इस घटना में किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल हैं, तो वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंसेस भी काफी मदद करेंगे। और अब तो इनको मान्यता भी मिल गई है, कोर्ट में भी ये एडमिसिबल एविडेंसेस के रूप में आ गए हैं।
तो निश्चित तौर पे जब ये दोनों पकड़ में आएंगे और इनके जब स्टेटमेंट्स होंगे तो उसके आधार पर वास्तविक कहानी सामने आएगी और फिर अकॉर्डिंगली और जो जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट होंगे और फिर पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा कि ये वास्तव में घटनाक्रम क्या है और किस तरह का हुआ है। बिल्कुल, तो अब आगे देखना होगा क्या कुछ होगा। हमारे सहयोगी संजीव चौधरी पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर वर्मा जी रिटायर्ड डीआईजी हमारे साथ जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका यादव मनोरोग चिकित्सक ग्रेटर नोएडा फोर्टिस से जुड़े हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस मामले में आगे देखना होगा। पुलिस आरोपी की पड़ताल कर रही है, पर एक बड़ा सवाल प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर का भी है। एक बड़ा सवाल इस मामले में आगे प्रशासन के सामने है कि क्या कुछ किया जाए, और उससे पहले इस मामले का खुलासा, लोगों को उम्मीद है कि जल्द इस मामले में खुलासे कर दिए जाएंगे। पुलिस भी न सिर्फ अपने स्टेट बल्कि बाकी स्टेट के भी पुलिस से इस मामले में सहयोग ले रही है। उम्मीद करते हैं जल्द इस मामले का खुलासा होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।